आपने बोला कि आईआईटी छोड़ के डीटीयू में गए, इसकी क्या कॉन्सेप्ट है? हमारा था ये कि मोटिव ये था, आइडिया ये था कि जो अनएजुकेटेड और थोड़े कम अवेयर लोग हैं तो उनके लिए जॉब ढूंढने में लोगों को बहुत डिफिकल्टीज होती है। तो लाइफ में ऐसी कौन सी ऐसी शॉकिंग मूवमेंट थी जो आपको हिट किया कि ये हायरर्स हमें जाना चाहिए और हायरर्स बिल्ड करना चाहिए? पहले भी स्कैम्स हो चुके हैं हमारे साथ, ऐसे ऐसे बहुत लोगों ने किया, 500-1000 रुपये लेके नौकरी की बात की है, तो उसके बाद वो कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कुछ नहीं। बहुत लोगों को मैं जब बोलता हूँ कि मैंने आईआईटी छोड़ के मतलब डीटीयू में आया, तो कहते यार क्यों, ये डिसीजन क्यों लिया। हमने इवन पैम्पलेट्स भी बांटा है मेट्रो स्टेशन के बाहर। मैंने, मेरे जो बाकी को फॉर्मर हैं उन्होंने पैम्पलेट्स बांटा है 2 महीने। Hi everyone, this is Arthik Gupta, co-founder of Noir Colleges. So today we are with Kumar Tanishk from DTU College, who's the CEO and co-founder of Hirers. And now Hirers is being pre-incubated in IIM Bangalore. And let's dive into how Tanishk started from DTU and pre-incubated his startup in IIM Bangalore. तो हाय तनिष्क, कैसे हो आप? बढ़िया यार। यहाँ DTU तक आप पहुँच गए, और कैसा रहा मतलब कि DTU तक का सफर, और क्या स्कूलिंग में आपने ऐसे की कि DTU Tier 1 कॉलेज तक आप पहुँच गए ऐसा? ज़्यादा कुछ ऐसे मैंने किया नहीं खुद, जैसे सबकी मोस्टली इंडिया में जेईई एस्पिरेंट्स की जर्नी स्टार्ट होती है कोटा से, तो मैंने भी अपनी कोटा से 11th-12th की। देन 12th में साथ में नहीं हो पाया जो रैंक मुझे चाहिए थी, देन आई टूक अ ड्रॉप। तो ड्रॉप में मैंने बहुत मेहनत किया, आई क्रैक्ड आईआईटी जेईई एडवांस ऑल्सो, बट थोड़ी रैंक की वजह से ब्रांच और लोअर ब्रांचेस मुझे मिल रही थी आईआईटीज़ में, तो मैंने वो ड्रॉप करके देन आई ऑप्ट फॉर डीटीयू बिकॉज ऑफ कॉलेज एक्सपोजर, एलुमनाई नेटवर्क। मतलब आपने कॉलेज में ये देखा कि कॉलेज एक्सपोजर अच्छी होनी चाहिए, कॉलेज की क्राउड अच्छी होनी चाहिए, और एलुमनाई नेटवर्क अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो आपने स्कूलिंग कहाँ से की? स्कूलिंग मैंने बिरला विद्या मंदिर नैनीताल से की है। काफी अच्छा कॉलेज स्कूल है, मतलब ये कह सकते हैं। हाँ, टॉप स्कूल्स में आता है सब बिरला अभी स्कूल। तो है। तो मतलब स्कूल के दौरान ही आप कोटा गए और वहीं से प्रिपरेशन शुरू हाँ, कर दिया? उसके बाद मैं कोटा चला गया। वो था पहले से अपने कि मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग, यही मतलब चॉइसेस मिलते हैं हमें, तो था इंजीनियरिंग करनी है, भैया लोग पहले से कोटा में पढ़े हैं, तो ये भी डिसाइडेड था कि अब कोटा ही जाना है। क्लास 11th में आप कोटा चले हाँ, गए? कोटा आ गया मैं। ओके, तो कोटा की एक्सपीरियंस, लोग मतलब काफी डर का माहौल है कोटा में तो फिलहाल भी? मेरे लिए डर का माहौल नहीं रहा, क्योंकि जब मैं आया तो जैसे कि मैंने स्कूलिंग जहाँ से की बोर्डिंग स्कूल थी, ओ, हमारे पास कोई फोन इक्विपमेंट कुछ नहीं था। कोटा आया तो पहली बार फोन मिला, तो कुछ और अच्छा एक्सपीरियंस लगा यार, अब तो और फ्रीडम मिल गई है, ये सारी चीजें। पढ़ाई भी था कि हाँ पढ़ना भी है थोड़ा, वो सिंसियर होके, तो साथ में वैसा कुछ लगा नहीं, और हॉस्टल एक्सपीरियंस तो पहले से था। कोटा का तो काफी अच्छा हॉस्टल काफी एक्सपीरियंस अच्छा, बहुत फ्रीडम, वही मैं कह रहा हूँ, आपके पास बहुत फ्रीडम है सारी चीजों में। और आप स्कूल में भी आप उसमें थे, तो उसके बाद हॉस्टल्स में कोटा, थे शुरू से, हॉस्टल लाइफ है। हॉस्टल, और अभी भी आप हॉस्टल अभी भी में? हॉस्टल में वो चलते रहेगी जर्नी, और बेस्ट जर्नी है। मैं तो कहता हूँ रहना चाहिए सबको, हॉस्टल एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। सबसे बढ़िया बात आपको कोटा में क्या सीखने को मिली? सबसे बढ़िया बात, मेहनत करना सीखा हूँ यार वहाँ पे मैं। मतलब कि एक कोई चीज़ को मतलब डेडिकेटेड मान के आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ मैंने वहाँ पे सीखी, जो कि मुझे अभी तक काम आ रही है और आगे भी काम आएगी। सही बात, मतलब फुल डेडिकेशन और फुल टाइम किसी चीज़ को अगर आप दे रहे हो। अब हम आपकी कंपनी हायरर्स की ही बात करें, आप जिसमें भी फुल टाइम हो, एज अ CEO को फाउंडर हो, तो मतलब काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस भी थी उसमें आपकी, और आप अगले अपने मतलब हायरर्स को बिल्ड करने भी काफ़ी फोकस कर रहे हो। तो क्या है ये हायरर्स, और मैं जानना चाहूँगा कि क्या मतलब चल रहा है हायरर्स में? हर जगह सुनने में आ रहा है हायरर्स आजकल, जो भी जॉब लेना चाह रहा है वो हायरर्स सुन रहा है। सो या हायरर्स नाम, सीधे नाम से ही आपको रेप्लिकेट कर देती है कि हम कर क्या रहे हैं या क्या मॉडल होगा। तो ये चीज़ तो मैं अपने को फाउंडर को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने मतलब ये नाम उसने सजेस्ट किया। सो हायरर्स बेसिकली एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल प्लेटफॉर्म है, जो कि वी आर डेडिकेटेडली फोकस ऑन बीपीओ सेक्टर। एंड हमने स्टार्ट जब किया था तो ब्लू कॉलर्स और ग्रे कॉलर सेक्टर से स्टार्ट किया था। हमारा था ये कि मोटिव ये था, आइडिया ये था कि जो अनएजुकेटेड और थोड़े कम अवेयर लोग हैं तो उनके लिए जॉब ढूंढने में लोगों को बहुत डिफिकल्टीज होती है। हम तो खैर प्लेसमेंट सेल्स है हमारे लिए, या हम उतने अवेयर हैं, पढ़े लिखे हैं कि हम और भी प्लेटफॉर्म्स ये सब के बारे में जानते हैं, बट उनका क्या, उन्हें तो कोई आइडिया नहीं है। ज़्यादातर रेफरल्स के थ्रू होती है ब्लू कॉलर्स हायरिंग में, कि आपका कोई वहाँ काम कर रहा हो, आप सजेस्ट करते हो, यही सारी चीज़ें। और ये बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, तो हमने लगा कि हमने बस लोगों से अप्रोच किया इस रिगार्डिंग, बहुत सारी मार्केट रिसर्च की, तो वो गैप हमें नज़र आई। तब हमें पता नहीं था हमारे कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी कि ये पहले से भी चल रही है, बट हमें लगा कि ये मार्केट गैप है यार, हम अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ सकते। We started for blue collars and grey collars. Then we pivoted to BPO sector because कि कॉलेज के साथ आप स्टार्टअप कर रहे हो और वो भी इस सेक्टर में, हायरिंग सेक्टर में, तो विदाउट एनी एक्सपीरियंस तो बहुत डिफिकल्ट होती है कि लोगों को अवेयर करना कि आपका ये प्लेटफॉर्म है, इसे आप ऐसे यूज़ करो। तो हमने कहा कि पहले सिंगल हैंडेडली, सिंगल फोकस होके एक सेक्टर पे परस्यू करते हैं। वी ऑप्ट फॉर BPO बिकॉज वहाँ पे थोड़े एजुकेटेड लोग हैं, फिर हम उसे
पिवट करके फिर वापस से ब्लू कॉलर्स एंड ग्रे कॉलर्स में आएंगे। तो राइट नाउ हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बीपीओ सेक्टर्स के लिए हायरिंग के लिए है, जहाँ पे हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जो वन स्टॉप सॉल्यूशन हो बीपीओ सेक्टर में, फ्रॉम फॉर फ्रेशर कैंडिडेट्स टू गेटिंग देम जॉब। बीपीओ सेक्टर आपने जो ये बोला उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना कि आप जो सो बीपीओ सेक्टर इज पर्टिकुलरली बहुत वास्ट एरिया है। सो उसमें से भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में हम डील कर रहे हैं, लाइक जो भी सेल्स, मार्केटिंग एंड कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव्स वाली प्रोफाइल्स होती है उसमें, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल सपोर्ट, दिस ऑल। तो लाइफ में ऐसी कौन सी ऐसी शॉकिंग मूवमेंट थी जो आपको हिट किया कि ये हायरर्सी हमें जाना चाहिए और हायरर्सी बिल्ड करना चाहिए? सो ऐसा कोई शॉकिंग मूवमेंट नहीं था, इट्स जस्ट माय परसेप्शन सिंस चाइल्डहुड। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में सब जॉब वाले लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब है सबकी, वेल टू डू है सब, लेकिन मेरा था कि यार नहीं, ये चीज़ मेरे से नहीं होगी जॉब वाली चीज़, मुझे पर्सनली वो चीज़ थोड़ी बोरिंग लगती है। सो मैं ख़राब नहीं कह रहा हूँ, वो अपना अपना होता है, तो मुझे थोड़ी वो चीज़ लगती है कि नहीं यार ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी। देन मैंने कहा करूँगा तो कुछ अपना करूँगा। तब मुझे नहीं पता था क्या करना है, ये पता था कि क्या नहीं करना है। तो धीरे धीरे आते गई, कॉलेज आया मैं, यहाँ पे डीटीयू में बहुत सारे एक्सपोजर मिले एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग। देन आई ऑप्ट फॉर दैट। मैंने फर्स्ट ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स अलग हमें लेने पड़ते हैं ऑप्शनल, तो ये सारी मैंने एंटरप्रेन्योरशिप वाली सब्जेक्ट सब लिए थे, वहाँ से मुझे आइडिया आया सारी चीज़ें। मैं कहा यार ये सही चीज़ है, करते हैं। और आइडिया एक बैक इन माइंड था कि आसपास के लोगों के लिए कुछ करना है जो थोड़े कम एजुकेटेड या उन्हें कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। सो या वहाँ से शुरू हो गई जर्नी। मतलब डीटीयू में आपको अपने फिल्ट्रेशन लगाई और डीटीयू में सब्जेक्ट्स भी ऐसे चुने कि जो आपके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में और डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प कर दे। आधी बीटेक और आधी एमबीए की चल रही है, मैंने ऐसे सब्जेक्ट्स लिए अपने जर्नी में। तो मतलब कुछ सब्जेक्ट्स आप कुछ बताना चाहोगे तो? लाइक जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हुई, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लोरेशन करके पहली फर्स्ट सेम में सब्जेक्ट थी। देन अभी रिसेंट मैंने एमबीए के और सारे कोर्सेज लिए जो हमें मिलती है फैसिलिटी प्रोवाइड। मतलब ये डीटीयू में ही है या काफ़ी जगह, मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी जगह ग्रो कर रहे हैं? मतलब हर अच्छे कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस में है कि वो आपको अलग इलेक्टिव्स चूज करने का मौका देते हैं। हाँ, नहीं इलेक्टिव्स चूज करने का तो मौका देते हैं, पर ये रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में और डायरेक्टली आप इंडस्ट्री के हिसाब से डेवलपमेंट में। अब ऐसा कल्चर आ गया है इंडिया में, वो चीज़ है कि मोस्टली सारे अच्छे कॉलेजेस या टियर 2 कॉलेज सब में भी इंक्यूबेशन सेंटर सब आ गए, उस तरह के सब्जेक्ट्स आपको मतलब एक्सपोजर दिया जाता है, मतलब थ्योरी से और प्रैक्टिकल से दोनों को। दोनों से दोनों। मतलब तो आप डीटीयू में अब आपका 4था साल है, लास्ट ईयर है, तो बीते 3 साल की क्या एक्सपीरियंस थी और क्या रहा डीटीयू का माहौल आपके लिए, और मतलब कितनी इम्पैक्टफुल थी आपको हायरर्स और पर्सनल ग्रो करने की? बहुत लोगों को मैं जब बोलता हूँ कि मैंने आईटी छोड़ के मतलब डीटीयू में आया, तो कहते हैं यार क्यों ये डिसीजन क्यों लिया? तो पहली चीज़, मुझे कोई रिग्रेट नहीं इस चीज़ का, मैं जो सोच के आया था वो चीज़ कर रहा हूँ। डीटीयू में बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिला है, जिसकी वजह से आज जहाँ पे भी हूँ मैं उसी की वजह से मैं मानता हूँ पूरी चीज़ें। कॉलेज लाइफ की बात करें तो बहुत बेहतरीन रहा है मेरा 3 साल अब तक के। मैंने सारी वो चीज़ें की जो बचपन से सोच रखा था कि एक बार जेईई दे दो। वो होता है मिडिल क्लास फैमिली में, घर वाले बोलते बेटा 10th कर ले, फिर जो मन वो करियो, फिर 12th कर ले, फिर जो मन वो कर, लेकिन वो कभी आता नहीं, वो चीज़ कभी नहीं आता। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि एक बार कॉलेज जाऊंगा उसके बाद किसी की नहीं सुनना, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। तो डीटीयू आया, वो सारी फैसिलिटीज़ मुझे मिली, एक्सपोजर मिला, मैंने अपने सारे शौक पूरे किए और एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया। बहुत अच्छे दोस्त अभी मिले, मेरे को फाउंडर, मेरे ही बैचमेट हो गया। ऑल क्रेडिट गोज टू डीटीयू की मैं आज इस लाइफ हूँ। मतलब डीटीयू की जो कॉलेज लाइफ है, क्राउड है, वो आपको काफ़ी इम्पैक्टफुल थी और मतलब वो आपको डेवलपमेंट करने में आपने बोला कि आईआईटी छोड़ के डीटीयू में गए, इसकी क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब वही है, हर जेईई एस्पिरेंट्स की वही रहती है, अगर वो तैयारी कर और स्पेशली कोटा से कर रहे हो तो, कि आईआईटी नहीं तो कुछ नहीं। तो ऐसा था कि आईआईटी में रैंक आ गई थी, मैंने अच्छे मतलब रैंक, डिसेंट रैंक थी मेरी, बट ब्रांच मुझे अच्छी नहीं मिल रही थी। सो मैंने फिर डीटीयू ऑप्ट किया कि थोड़ी ब्रांच भी सही है, मतलब बाकी फैमिली रिलेटिव्स में बात करने के बाद। एंड सेकंड चीज़ की वो दिल्ली शहर था, फिर मैंने जाना कि इनका एलुमनाई नेटवर्क ऑल्सो, डीटीयू बहुत पुरानी कॉलेज है। सो बस यही है और कुछ नहीं। मतलब डीटीयू में आपकी कुछ ऐसी भी एक्सपीरियंस होगी जो लाइफ की सबसे हाईएस्ट एक्सपीरियंस है और एकदम बॉटम एक्सपीरियंस थी? मतलब सबसे, अगर उसको मैं शॉर्ट में कहूँ तो बैड एक्सपीरियंस और मतलब गुड एक्सपीरियंस क्या थी आप? हाँ, तो देखो यार, जो बेहतरीन एक्सपीरियंस थी, मुझे लगता नहीं मैं कैमरे के सामने बोल दूँ। गर्लफ्रेंड? नहीं, वो नहीं है। मतलब यारों दोस्तों में जो हम मजाक मस्तियाँ करते हैं, तो नेक्स्ट लेवल वाली चीज़। एंड बैड एक्सपीरियंस ऐसा कुछ है नहीं। एक चीज कहूँगा कि मुझे अपने बैच में मतलब क्लास में जाने में बहुत बेकार लगता था, मैं वहाँ पे डीमोटिवेटेड फील करता था। क्योंकि मैंने तो एकेडमिक से अपना कट ऑफ कर लिया था कॉलेज आने से। अच्छा। तो मेरी सीजीपीए भी थोड़ी कम है इसी चक्कर में।
और वहाँ पे लोग सब दिल्ली वाले क्राउड ज़्यादा है, 85% कोटा दिल्ली का है डीटीयू में। तो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं, वो मेहनती, मतलब स्कूल वाली थिंकिंग, अभी भी फर्स्ट करना है ये सब। तो मैं अपने बैच में मैं कहूँगा एवरेज हूँ, तो वो चीज़ मुझे लगती थी यार इन लोग के आसपास मुझे वो मतलब जो मेरा विजन है वो चीज़ मुझे नहीं मिलता था। मैं जिस तरह के लोगों से सराउंड होना चाहता हूँ वो चीज़ मुझे वहाँ नहीं मिलती थी, तो वो मुझे लगता था थोड़ा लो फील कराता था। एज सच कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है। तो व्हाट वाज द लोएस्ट फेज ऑफ योर लाइफ, मतलब कि सबसे डिप्रेसिव, या तो ऐसा लगा कि चेंज करना ही चाहिए अभी हमको कुछ? तो लोएस्ट फेज अब तक मेरे लिए सिर्फ वही जेई वाली एक्सपीरियंस है। जब मैंने फर्स्ट टाइम जेई अटेम्प्ट किया था तो मेरा नहीं हो पाया, तो जिस रैंक पे मैं डिज़ायर चाह रहा था जो थी वो नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से मैंने ड्रॉप लिया। तो अभी तक का मेरे लिए वही लोएस्ट फेज मैं कहूँगा। और कोटा में रह के नहीं होना, कोटा में रह के ना होना और आसपास सुनना सबकी रिजल्ट ये, और ये विक्ट्री सेलिब्रेशन होती है वहाँ पे रैंकर्स की, वो चीज़ लगती है, हिट करती है। और फिर आप सेल्फ डाउट भी करते हो कि मुझे एक और चांस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो वो सारी मतलब सबसे बड़ी गलती आपके लाइफ में ऐसा उस मतलब कि लोएस्ट फेज को सीखते हुए या उस चीज़ से गेन करते हुए? गलती यही चीज़ की थोड़ा यूँ कहूँ मैं भटक गया था। जैसे फर्स्ट टाइम आया कोटा तो थोड़ा सिंसियरिटी कम थी मेरी उस वक्त, तो वो चीज़ मैंने ड्रॉप ईयर में उस पर काम किया, फोकस रहना काम किया, सिंसियर हुआ, हार्ड वर्किंग वाली जो एटीट्यूड है वो ड्रॉप ईयर में आई। और ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप और डीटीओ में कोई ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक? अब तक तो नहीं। स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर जर्नी में तो होती रहती है मिस्टेक्स, ये सब आप उसी से सीखते हो, तो वो तो चलती रहती है। कुछ आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये सही है, बट आप जब मार्केट में लॉन्च करोगे कस्टमर्स फीडबैक से तो आपको लगेगा नहीं ये वर्कआउट नहीं, तो वो चीज़ तो अप एंड डाउन तो चलते रहती है। बट राइट नाउ अगर वही बिगेस्ट मिस्टेक या लॉस टाइप अगर कहे तो यही वाली चीज़। अच्छा, तो आप मतलब इतनी बड़ी कंपनी आप बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, आज IIM बैंगलोर में भी आप इंक्यूबेटेड हो, राइट? फॉर बिल्डिंग अ सक्सेसफुल कंपनी हमें ये होना चाहिए कि आप टेक या नॉन टेक वाले जितने भी लोग हैं उनसे आप कनेक्ट करने के लिए आपको टेक आनी ही चाहिए। और ये वेब डेव आजकल जैसे ट्रेंडिंग चल रहा है, ऐप डेव ट्रेंडिंग चल रहा है, AI ML, तो ये आपको पहले सीखना होगा, फिर आप मतलब कुछ ब्रांड बिल्ड कर पाओगे। ये ज़रूरी है, नेसेसरी है? सो नेसेसरी नहीं कहूँगा, बट इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके टेक बैकग्राउंड नहीं है तो आप नहीं कुछ कर सकते, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके पास लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, टीम स्किल्स होनी चाहिए, ताकि आपको जो स्किल्स आप में नहीं है, डेफिशिएंट हो आप उस स्किल में, तो आप अपने को फाउंडर हो या अपनी टीम आप बिल्ड करोगे वैसे लोग के साथ, तो आप साथ में ग्रो कर सकते हो, साथ में बिल्ड कर सकते हो। बट राइट नाउ जो अभी टाइम है, तो या टेक की नॉलेज तो बेसिक तो डेफिनेटली आपको आनी चाहिए, बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं बहुत एक प्लस पॉइंट और हेल्प देगी एंटरप्रेन्योर जर्नी में, बूस्ट, इनिशियल बूस्ट के लिए। और वैसे एज सच मेरी खुद टेक बैकग्राउंड में मतलब ज़्यादा वैसी है नहीं नॉलेज। मेरे साथ जो भी लोग हैं वो लोग टेक यूजुअली हैंडल कर रहे हैं सारी, एंड आई हैंडल द नॉन टेक पार्ट। तो या वही है कि नेसेसरी नहीं है, बट यू कैन डू इट विद अदर वेज आल्सो। मतलब अपना को-फाउंडर ही ऐसा टेक आप बंदा, अपनी team को ऐसे build CTO रख लो जो सब कुछ आपका देख सके। Yes. जितनी परसेंट मतलब आपकी कंपनी की स्टेक है उसकी भी रहे, Exactly. तो वो भी उस डेडिकेशन के साथ काम करेगा। राइट राइट राइट। तो ऐसा मतलब हायरर्स को लॉन्च करते टाइम या तो हायरर्स के दौरान कोई बहुत बड़ी चैलेंज आई? लॉन्च करते टाइम यही टेक मतलब वाली जब चीज़ फीडबैक हमें- वगैरह लेते हो? हाँ, हमें टेक साइड में थोड़ी बहुत सारी वो डिफिकल्टीज आई, क्योंकि जब हमने लॉन्च की थी तो ना मेरी टेक स्किल्स उतनी इन्हेंस थी, ना ही मेरे को फाउंडर की। तो हमने जो भी बेसिक सारी चीज़ें थी, हमने कहा यार पहले तो लॉन्च कर देते हैं। वो जो परफेक्शन वाली चीज़ होती है एंटरप्रेन्योर में, कि ये आप सोचो कि पहले परफेक्ट हो जाए, मॉडल उस तरह के डिफाइन कर ले, देन लॉन्च करें, तो वो कभी आएगी नहीं टाइम। आपको लग रहा हो आप रेडी है, इतना बेसिक आपने तैयार कर रखा है, प्रोटोटाइप, आप लॉन्च कर दो, बाकी आप ऑन द वे, ऑन द जर्नी आप उसमें डेवलप करते जाओ फीडबैक्स के थ्रू। तो हमने भी वही किया, हमने लॉन्च कर दिया बेसिक, बहुत बेसिक, मार्केट रिसर्च के लिए भी, प्रोडक्ट मार्केट फिट जानने के लिए भी, एंड उसी से आगे अपनी जर्नी। आपने बताइए आप जब लॉन्च करते तो काफ़ी लोगों से आपने बात की, फीडबैक लिया, ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरे को लगता है ऐसे काफ़ी लोग जुड़े होंगे हायरर्स में जो BPO है, ठीक है, और वो मतलब उनको काफ़ी नीड थी और उनकी सक्सेस स्टोरी हायरर्स से बन गई, ऐसा कोई? डेफिनेटली यार, जिस सेक्टर में हम हैंडल कर रहे हैं जॉब हायरिंग वाली चीज़, जॉब आज क्या कल भी यही चीज़ है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़, क्योंकि जॉब एक आपको सिक्योरिटी फील कराती है और आने वाले सारे फेज लाइफ में आपको नीड हो। तो जिनकी भी जॉब हमारे थ्रू लगी है, सो दे आर मतलब बहुत हैप्पी है। वो हमें सामने से कॉल करते हैं कि हम तो जॉब सीकर से चार्ज भी नहीं लेते, सो कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से ये जॉब लगी, मैं बहुत टाइम से ऐसे खाली बैठा था, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। तो ये चीज़ बहुत सारे हैं केसेस हमारे पास, बट मुझे एक जो याद है ध्यान, हमारी जो फर्स्ट इनिशियल्स थी वो हमारे लिए भी
उतनी इंपॉर्टेंट रहती है। तो एक कस्टमर यूँ कहूँ एक जॉब सीकर्स थे, हमने डिलीवरी वाली पर्सन की जॉब दिलवाई थी स्टार्टिंग में। हमारी वो फर्स्ट क्लाइंट के थ्रू फर्स्ट जॉब सीकर्स भी थे जिनकी हमने मैच कराई थी रिक्वायरमेंट। एंड उसके बाद उनकी कॉल आई कि सर आपकी वजह से जॉब तो मिली उन्हें, उससे पहले उनके साथ बहुत स्कैम्स भी हो चुके थे जॉब्स के नाम पे, जो कि इस मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग चीज़ है और बहुत गलत चीज़ है। तो ये चीज़ भी उन्होंने खुल के बताई थी हमें कॉल पे कि आपकी वजह से हमें कोई मतलब ट्रस्ट कर पाए आप पे ऑनेस्टली और बहुत ईजिली और एफिशिएंटली हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्हें जॉब कनेक्ट मिल पाई, उनके ही स्किल्स मिसमैच नहीं हो। तो ये चीज़ें भी होती मतलब कि कोई बंदा मतलब एज अ मीडिएटर कोई बंदा आया Yes. और उसने उससे पैसे ले लिया एग्जैक्टली और ये जॉब बहुत कुछ है, नहीं ये दी। बहुत है। ये अच्छा। आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे बहुत चलती है कि ये इतनी रिक्वायरमेंट है इस सेक्टर में, इतने बॉयज़ गर्ल्स ये वो टाइप, आप भी एड्स देखते होगे। तो वो लोग क्या करते हैं जनरली 90 to 95% फेक होते हैं। हमने जब लॉन्च करने से पहले मार्केट रिसर्च की थी, सो दे कनेक्ट विद देम कि आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, ये ऑफिस है हमारा, ये पहले सिक्योरिटी अमाउंट है या फिर ये ड्रेस की चार्ज है या ये कुछ है फलाना फलाना चार्जेस। देन उसके बाद आप पैसे जमा करोगे, वो बोलेंगे ये अगले दिन इस लोकेशन पे जाके आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ कुछ नहीं रहता, कोई ऑफिस कोई आदमी कुछ नहीं, और आप वापस से पुराने लोकेशन पे जाओगे, दे रैन अवे। हो या और वो अभी भी चल रहा है ये चीज़ें, और अभी भी बड़ी प्लेटफॉर्म में भी ये थोड़ी बहुत लूप होल्स आ गए हैं जिसे कंसिडर करना चाहिए सीरियस। अभी एज अ प्लेटफॉर्म अभी ये इस चीज़ को कौन सबसे अच्छे से टैकल कर रहा है? आज आपका कंप्यूटर है या तो कोई इस मार्केट में है कोई? अपना .co करके कंपनी है जो कि मेजरली ब्लू कॉलर्स एंड ग्रे कॉलर सेक्टर में हैंडल कर रही है। सो दे आर डूइंग वेरी वेल और ये हमारे बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स में से एक है। ओके। और ऐसे तो naukri.com ये सब है जो कि अलग डोमेन है, उनका वाइट कॉलर सेक्टर है, तो वो हम ऐसे कंसीडर नहीं करते, बट दे आर ऑल्सो बिग प्लेयर्स इन दिस मार्केट। तो हायरर्स का रेवेन्यू मॉडल क्या है, या तो किसी का भी इस फील्ड में रेवेन्यू मॉडल सबसे बड़ा क्या होता है? या तो एक होती है सब्सक्रिप्शन बेस्ड, लाइक कि क्लाइंट के साइड से जो भी जॉब पोस्ट आती है, तो 5 दिन के लिए आप जॉब पोस्ट अपने प्लेटफॉर्म पे एक्टिव करते हो, या 7 दिन के लिए या महीने भर के लिए, तो उस बेसिस पे रहती है। और कोई कोई होते हैं जो पर पोस्ट चार्ज करते हैं, पर जॉब पोस्ट। तो हमारा भी वही है, पर जॉब पोस्ट है, जिसे आगे जाके हमने और भी चेंजेस करने हैं। लाइक हम AI भी इंटीग्रेट करना चाहते हैं अपने मॉडल में और द बेनिफिट्स ऑफ कैंडिडेट एंड HR साइड ऑल्सो। तो वो सर्विस मॉडल रहेगी, हमारी सर्विस आप यूज़ करो तो उसके बेसिस पे भी आप पे करोगे। टिल नाउ अभी तक पर जॉब पोस्ट है, जो कि मोस्टली सारे हायरिंग प्लेटफॉर्म पे ही है। पर जॉब पोस्ट में ये फायदा रहता है कि आप बड़े बड़े कंपनीज को Yes. आप इनरोल करते हो, अपने ऑनबोर्ड करते हो, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, नंबर ऑफ हायरिंग्स है, जिससे आपकी भी कनेक्टिविटी और रीच अच्छी होती है एज ए स्टार्टअप। तो मतलब हायरर्स को आपने काफ़ी अच्छे डायरेक्शन तक ले गए, और आपने कॉलेज लाइफ में ही आपने ये ठाना कि मुझे यार स्टार्टअप के डायरेक्शन पे जाना है। ये काफ़ी मतलब क्लैरिटी काफ़ी कम लोगों के पास होती है कि आप फर्स्ट ईयर में सोच रहे हो, सेकंड ईयर में फीडबैक लेके आप उतर चुके हो मार्केट पे, या सेकंड ईयर में सोच रहे हो आप थर्ड ईयर में मार्केट में उतर चुके हो, ठीक है। तो आपकी ये साल भर की जर्नी काफ़ी एक्सपीरियंसफुल तो और फ्रूटफुल तो रही होगी। और एक स्टार्टअप में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, एज अ फाइनेंशियल से लेके टीम मैनेजमेंट से लेके टेक नॉन टेक सब कुछ। तो अब जो आने वाले बच्चे हैं जो DTO में आएंगे या जो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उनको आप ऐसा क्या गाइड करोगे कि एज अ स्टार्टअप में वो उतर चुके हैं या उतरने वाले हैं, तो उनको कॉलेज से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? सो जो अपकमिंग स्टूडेंट्स है यार, अगर उन्हें अपना कुछ करने का हो, स्टार्टअप कल्चर में आना हो, सो DTU डेफिनेटली बहुत कुछ बेनिफिट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। उनकी इंक्यूबेशन सेंटर है खुद, तो वहाँ पे आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी, गाइडेंस बहुत अच्छी होगी। डेफिनेटली अगर आपके पास जीरो नॉलेज है, जीरो प्री रिक्वेस्ट है कि क्या होगी, क्या फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत लोग हैं गाइड करने वाले। हमारे जैसे लोग हैं, हमसे सीनियर्स लोग हैं जो भी इस फील्ड में हैं, तो वो लोग भी ओपनली गाइड करते हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे। और डेफिनेटली कहूँगा कि इस चीज़ में DTU बहुत हेल्पफुल रही। मतलब DTU काफ़ी सपोर्टिव है एंटरप्रेन्योरशिप के Yes. मतलब लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए। अगर हम हायरर्स की बात करें तो आप हायरर्स को कहाँ देखते हो आगे वाले 5 सालों में? और वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर BPO सेक्टर, मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो, आपके पास स्किल्स नहीं है BPO सेक्टर में, आप वो स्किल भी हमारे प्लेटफॉर्म पे डेवलप कर सकते हो, और हायर होने तक की जर्नी जो रहेगी वो हमारे थ्रू रहेगी। हम पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं इस सेक्टर में, ताकि एक अनक्वालिफाइड कैंडिडेट भी हो तो वो पूरा क्वालिफाई होके हायर होके हमारे प्लेटफॉर्म से जॉब सिक्योर करें। मतलब काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, और आप इस चीज़ को मतलब मार्केट में ऐसे लोगों तक पहुंचा रहे हो जो जिसको बहुत ज़्यादा नीड है। सही बात है। और ये स्टोरी तो आपकी मतलब काफ़ी सही बोल रहे हो आप कि
लोग पैसे ले लेते हैं और मतलब फ्रॉड कर देते हैं। ये तो मतलब काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो तनिष्क, आपको एज ए को फाउंडर ऐसी क्या लर्निंग मिली अभी तक, और आप क्या ऐसा लर्निंग कर रहे हो आपकी प्रोसेस में, जर्नी में चल रही है, जो आपके स्टार्टअप को पर्सनली बिल्ड करने में और आपकी पर्सनली ग्रो करने में काफ़ी हेल्प? सो एंटरप्रेन्योर जर्नी ऐसी है कि आपको लर्निंग्स हमेशा मिलते रहेगी। आप ऐसा नहीं होगा किसी पोजीशन पे आप नहीं आ पाओगे जहाँ पे आप बोलोगे मैंने सब चीज़ सीख लिया। कहीं ना कहीं हर तरफ से इंसाइट्स मिलते हैं आपको अलग अलग डोमेन। तो वो चीज़ मैं भी अभी सीख रहा हूँ। जैसे कि मेरी बीटेक की अगर एजुकेशन बैकग्राउंड देखे तो मैंने बीटेक कर रहा हूँ, बट मैंने फाइनेंशियल स्टडीज़ की है, मैनेजमेंट वाली डोमेन में भी स्टडीज़ की है, वो कर भी रहा हूँ ताकि वो आगे और मुझे मेरे स्टार्टअप में बेनिफिट हो। यही है कि आपको अलग अलग डोमेन में कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना होगा। अपने ऊपर अप स्केल करने के लिए सारी स्किल्स ये सब आपको करते रहनी होंगी जहाँ से आप सीख सको। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्टार्टअप जर्नी ऑल्सो, आई कैन से, यहाँ जहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो तो आप सीख भी राइट कि अगर आप स्टार्टअप बिल्ड करो तो आपको जितनी बड़ी आपकी टीम, जितनी डोमेन में आपकी टीम रहेगी, उस डोमेन की एटलीस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपको चाहिए। Yes. चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे सोशल मीडिया इम्पैक्ट हो, या तो मतलब आप कुछ भी, या टेक्निकल नॉन टेक्निकल कुछ भी हो। एग्जैक्टली आपको सारी फील्ड की नॉलेज थोड़ी थोड़ी तो डेफिनेटली होनी चाहिए। तो हमने बात की जहाँ तक, और जहाँ तक मेरे को समझ आया कि हायरसिस, मतलब हायरस एक काफ़ी सोशली इम्पैक्टफुल एक स्टार्टअप बनने वाला है और बन भी रहा है। तो एज अ सोशल इम्पैक्टफुल अगर किसी को स्टार्टअप बनाना हो, जो अब एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, तो उनको आप क्या गाइड करना चाहोगे कि वो सोशल इम्पैक्ट भी करते रहें और सोशली अपना स्टार्टअप भी ग्रो करना चाहें? सो फॉर सोशल इम्पैक्ट वाली मॉडल अगर या प्रोडक्ट कोई बनाना चाहता है, सबसे पहला स्टेप है यार, लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, उनकी प्रॉब्लम जानो कि क्या है, देन प्रोडक्ट डिज़ाइन करो। हमारे पास कोई आइडिया हो सकता है, जेन्युइन आइडिया हो सकता है, वो लोगों से डिस्कस करो। जितना डिस्कस करोगे उतनी क्लैरिटी आएगी तुम्हें अपने ऊपर, अपने आइडिया। एंड जो भी चीज़ लोग प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं वो कस्टमर्स के लिए होता है, पीपल के लिए होता है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हमने भी हायरर से स्टार्ट करने से पहले अराउंड 200 पीपल से ये चीज़ डिस्कस की थी, क्या ये नीड है, सच में है, मार्केट गैप है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया था। सो या डेफिनेटली सिर्फ लोगों से बातें करो, टाइम बिताओ, यू गेट एन आइडिया। मतलब नेटवर्किंग इज द मोस्ट Networking, इम्पैक्टिंग yes. मतलब थिंग। सही बात है। जब तक आप लोगों से बात करके लोगों को जानोगे नहीं और उनकी प्रॉब्लम्स में आप घिरोगे नहीं, तब तक आप ऑब्वियसली कुछ भी ऐसा सोशली इम्पैक्टफुल थिंग तो नहीं लॉन्च कर पाओगे। Exactly. तो आप सोशल इम्पैक्टफुल थिंग हायरस को लॉन्च किया आपने, 4 साल बीत रहे हैं आपके, और अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको क्या गाइड करना चाहोगे? और एक चीज़ और कि अगर आप जब 4 साल पहले जब आप एडमिशन ले रहे थे, तो आपको क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी एडमिशन लेने के दौरान कि आपको, मतलब आपके माइंड में था कि स्टार्टअप करना है मुझे, ठीक है, तो स्टार्टअप के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल रहा था, या फिल्ट्रेशन आप जब कर रहे थे तो स्टार्टअप वाले कॉलेजेस आपको मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे? तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्या क्या आई थी आपको? प्रॉब्लम्स ये आई थी कि कॉलेजेस बहुत है इंडिया में, आपके पास ऑप्शन बहुत है, बट आपके पास कोई ऐसा नॉलेज वाले पर्सन या फिर एक्सपीरियंस लोग से आप कनेक्ट नहीं हो पाते हो। जैसे ही आपको अगर कुछ ऑप्शंस चूज़ करने हैं तो आप चाहते हो कि कोई ऐसे लोग से बात करें जो वहाँ से बिलोंग करता हो, तो हमें अच्छे से गाइड कर पाए कि कॉलेज की बैकग्राउंड क्या है, कॉलेज का करिकुलम क्या है, कैंपस लाइफ कैसी है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एलुमनाई नेटवर्क कैसा है। आप कॉलेज से पहले आप एलुमनाई से कनेक्ट हो, या फिर उस वक्त कोई स्टूडेंट या कोई पढ़ रहा हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है अपने कॉलेज को चूज़ करने में, डिसाइड करने में, ताकि आपको मतलब ऑन द स्पॉट जो इंसाइट्स चल रही है प्रेजेंटली वो आपको मिलती है, अगर आप किसी स्टूडेंट हो या एलुमनाई से इंटरेक्ट करते हो उस कॉलेज के रिगार्डिंग। सो हमारे टाइम पे ऐसी ज़्यादा कोई प्लेटफॉर्म थी नहीं, जैसे कि आप अभी कर रहे हो KYC में, जो कि स्टूडेंट को कनेक्ट करवा रहे हो डायरेक्ट कॉलेज स्टूडेंट से जो अभी पढ़ भी रहे हैं एंड जो रिसेंटली पास आउट है। सो या ये डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगी आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। एंड द सेकेंड क्वेश्चन जो आपने पूछा उसके रिगार्डिंग कि स्टूडेंट को यही चीज़ देखनी चाहिए कि कैंपस लाइफ कैसा है, कॉलेज कितना पुराना है, लोकेशन क्या है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एलुमनाई क्या है, कैसा है। सो वो उन्हें पूरे जर्नी, अब उनकी जो बीटेक जर्नी है या फिर जो भी ग्रेजुएशन की जर्नी है, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस मिलेगी। अच्छा, हायरस में हमने ये देखा कि खूब सारी बातें हो रही है BPO पे, तो मतलब ये एग्जैक्टली BPO है क्या, और इसकी मार्केट प्लेस है क्या? मतलब बहुत बड़ी मार्केट है, और इंडिया में कितनी है, इंटरनेशनली कितनी है, क्या है ये? तो BPO रेफर एज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये ऐसा है कि जितनी भी कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव्स प्रोफाइल है, सेल्स मार्केटिंग या टेक्निकल सपोर्ट है, ये सारे प्रोफाइल्स इसके अंदर आती है। तो अगर बात करें इस मार्केट साइज़ की, तो इंडिया में
अराउंड $11 बिलियन की मार्केट है, जो कि हर साल 17% से ग्रोथ हो रही है। एंड ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो अराउंड $40 बिलियन की मार्केट है, ठीक है। बट मोस्टली जो भी हायरिंग होती है इस सेक्टर में, ज़्यादातर 70% हायरिंग इंडिया से ही ऑपरेट होती है, बाहर की फॉरेन कंपनी। आप कॉल सेंटर में लाइक कोई फॉरेन कंपनी के कॉल सेंटर में आप कॉल करते हो, आपने कोई प्रोडक्ट लिया, ख़राब हो गया, आप पहला काम क्या करते हो? कस्टमर केयर पे ही कॉल करते हो। कस्टमर केयर पे कॉल करोगे, अगर कोई फॉरेन कंपनी की प्रोडक्ट है तो आपको सामने से कुछ अलग ही मतलब इंग्लिश एक्सेंट लैंग्वेज वाले, चेंज हाँ, करेगा। कुछ ऐसा लगेगा कि आप फॉरेनर से ही बात कर रहे हो, बट ऐसा होता नहीं है जनरली। वो इंडियंस ही लोग होते हैं मोस्टली, जो उन्हें ट्रेंड किया जाता है, हाईली प्रोफेशनल्स होते हैं इस सेक्टर में। उनकी स्किल्स इतनी अप स्किल की जाती है कि दे हैंडल द इंटरनेशनल कॉलिंग ऑल थिंग। ये डे प्रोफाइल, नाइट प्रोफाइल, सारी तरह की जॉब इसमें होती है। जो नाइट प्रोफाइल होती है यूजुअली वहाँ इंटरनेशनल के क्लाइंट्स को हैंडल किया जाता है। अब ऐसा क्यों है कि इंडिया में ये बहुत बड़ा सेक्टर है? सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडिया में सारी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा लेस यहीं पे आपको वो चीज़ होगी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यूएस और कनाडा की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे पर कॉस्ट एक एम्प्लॉय को हायर करने की बीपीओ सेक्टर में वो 30 to 40,000 है, ठीक है। वही कॉस्ट इंडिया में अराउंड बिलो 10,000 है, तो क्यों ना कंपनी यहाँ से हायर करे। ऑब्वियसली। सो ये चीज़ है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आप चाहे इंग्लिश की ले लो, इंग्लिश में भी आपकी रिक्वायरमेंट है, स्पेन हुई, फ्रेंच हुई, जर्मन लैंग्वेज हुई, और भी जितनी लैंग्वेजेस हैं उन सब की भी हायरिंग यहीं पे होती है इंडिया में, यहीं से ऑपरेट भी करती है कंपनी ये कस्टमर केयर वाली। सो यस, इसलिए बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया का, और ये पॉपुलेशन में इंडिया हम आगे हैं। सो इसका भी एक बेनिफिट उठा रही है कंपनियां, बल्क में हायर कर रही हैं यहाँ से। सो ऐसा है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप बीपीओ सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हो। ये डोमेन मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग के दिमाग में पहली आती है कि कॉल सेंटर यानी लो प्रोफाइल जॉब्स और ये वो सारी चीज़ें, नहीं। पैकेज भी अच्छी है, सीखने को भी है, और आगे स्कोप भी बहुत अच्छा है। मतलब $11 बिलियन का आपने 11 बिलियन मार्केट बताया। 11 बिलियन डॉलर, यस। तो इस इतने बड़े मार्केट को टैकल करने के लिए आपने मतलब हायरर्स, मतलब तब भी ये कितने ही को टारगेट कर पाएंगे, सही बात है। तो आप IIM बैंगलोर जो पहुँचे आप अपने हायरर्स के थ्रू, IIM बैंगलोर तक का क्या सफ़र था और कैसे इतनी बड़ी मार्केट को आप टैकल करने वाले हो IIM बैंगलोर के थ्रू, और आगे भी क्या जर्नी रहने वाली है? सो IIM बैंगलोर इज दैट कि वी आर ऑन प्री इनक्यूबेटेड स्टेज। उनका इंक्यूबेशन वाला ऐसा है कि आप मोर देन 1 ईयर इनकॉर्पोरेटेड हो, सो दे विल इनक्यूबेट इन दैट स्टेज। बट उससे पहले वो प्री इनक्यूबेट करके रखते हैं, जो कि मेंटरशिप गाइडेंस देती है, नेटवर्किंग इवेंट में हमें बहुत यूज़फुल होती है। सो राइट नाउ हमने थोड़ी अपनी रजिस्ट्रेशन कंपनी की लेट की थी, पहले थोड़े मार्केट में फीडबैक्स लेने के बाद हमने किया था। तो अभी हम 1 साल हमें रिसेंटली अब कंप्लीट होने वाला है, तो अब हम प्री इनक्यूबेट से इनक्यूबेटेड स्टेज पे जाएंगे। सो वहाँ पे हमें फंडिंग ये सब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उससे पहले मेंटरशिप और गाइडेंस होती है। रही बात कि हमने IIM बैंगलोर तक कैसे पहुँचा, ये अलग थोड़ी एक्सपीरियंस है। मैं खुद DTU में, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा इनक्यूबेशन सेंटर है, बट पहली रिजेक्शन मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी की DTU से ही हुई, जिसकी मुझे रिग्रेट नहीं है, ना ही मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ अपने कॉलेज के लिए। बट उन्होंने फीडबैक्स दिया, उस तरह पे हमने काम किया। सो DTU में हमें इनक्यूबेट नहीं हो पाए फर्स्ट टाइम, सो हमने उस चीज़ पे काम की और अपने प्रोडक्ट पे काम किया, मार्केट रिसर्च किया। देन वी पिच टू डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट पीपल। सो और जगह से और अच्छी रिस्पॉन्सेस आई। सो इसके थ्रू हमने IIM बैंगलोर में भी रीच आउट किया था। सो वहाँ पे दो राउंड की पिचिंग हुई, देन वी गॉट सिलेक्टेड। तो ये प्री इंक्यूबेशन स्टेज में होता क्या है? लाइक जैसे और बाकी इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, सेम वही चीज़ है। आप वहाँ ऑफलाइन जाके काम कर सकते हो? आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हो, ऑनलाइन भी चल सकती है। आपको गाइड करेंगे, टाइम टू टाइम इवेंट्स होते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं। आपका प्रोडक्ट जिस डोमेन में है, लाइक जैसे हमारा HR टेक डोमेन है, तो उस तरह के लोगों से आपसे कनेक्ट करवाते हैं, आप उनसे सीख सकते हो। आप अपनी क्लाइंट वाली या कस्टमर बेस भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि सारे लोग वहीं के डोमेन से एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो बहुत हेल्पफुल होती है ये चीज़ें। अगर मैं एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए अगर मैं कुछ डिफरेंशिएट करना चाहूँ कि प्री इंक्यूबेशन स्टेज और एक इंक्यूबेशन स्टेज, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? प्री इंक्यूबेशन हुआ इन डैट कि आपके पास जीरो नॉलेज है, कुछ नहीं है, आपको एंटरप्रेन्योर जर्नी की कुछ नहीं पता, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पता कि MVP क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, टीम बिल्डिंग क्या होती है। सो वो हुई प्री इंक्यूबेशन स्टेज, जहाँ पे आप
थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकते हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, और फिर आप अपने आइडिया पे काम करोगे। इंक्यूबेशन स्टेज हुआ कि आपके पास अब आइडिया है, थोड़ी बेसिक नॉलेज है, आप फिर उसको कैसे रोड मैप आपको कैसे बनानी है, तो वो हुई इंक्यूबेशन स्टेज। सो जो IIM बेंगलोर का प्री इंक्यूबेशन स्टेज है वो बाकियों के इंक्यूबेशन स्टेज से ही मैं मानूंगा, बस की है कि फंडिंग वाली जो चीज़ है वो थोड़े टाइम बाद वहाँ पे मिलती है, और सब में है कि आपको फंडिंग इंक्यूबेशन में इंक्लूड रहती है, ग्रांट जिसे हम कहते हैं। सो यही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं प्रेफर करूँगा कि लोगों को कि इंक्यूबेशन के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। क्यों ऐसा है कि अगर आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज है स्टार्टअप की, ठीक है, एंड आप पैशनेट हो इतना कि आपको लग रहा है कि मैं इसे नेक्स्ट लेवल तक अपने आइडिया को ले जाऊँगा, मतलब मार्केट लॉन्च करने तक, सो इंक्यूबेशन में मत जाओ, आप अपने ऊपर काम करो, एंड वो बाकी टाइम आते आते आपके पास ही अप्रोच आने लगेंगे अलग अलग जगह। इंक्यूबेशन और इन्वेस्टर दोनों। मैं उन्हीं को प्रेफर करता हूँ इंक्यूबेशन की, जिनके पास नॉलेज नहीं है बट उन्हें करना है इस सेक्टर में, स्टार्टअप वाली जर्नी करनी है, उन्हें अपने आप को एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, सो उनके लिए आई गेस इंक्यूबेशन और प्री इंक्यूबेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, उसको तो बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब थियोरेटिकली नॉलेज होती होगी पर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है इन सब चीज़ों में। तो इंक्यूबेशंस आर द बेस्ट वे टू हेल्प देम एंड टू कनेक्ट विद द नेटवर्कर्स और मतलब कि जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जो मेंटर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं। ये काफ़ी अच्छी मतलब कम्युनिकेशन गैप को फुलफिल करता है इंक्यूबेशन और प्री इंक्यूबेशन। और तुम्हें चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ेंगे वो सब भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। बट अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो, थोड़ा नॉलेज है आपको, सो आप डायरेक्ट यार अपने प्रोडक्ट पे काम करो। ऑब्वियसली मेनी ऑफ देम मतलब आजकल जितने भी स्टार्टअप्स जो स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं है पर वो डायरेक्टली बड़े इंसान के बड़ी आइडेंटिटी के द्वारा है, तो वो तो ऑब्वियसली काम करते हैं उन सब चीज़ों पे। तो IIM बैंगलोर में ऐसा प्री इंक्यूबेशन में आपको क्या फ़ायदा मिला अभी तक और क्या आप फ़ायदा उठाने वाले हो? सो हमें बहुत फ़ायदा मिला डेफिनेटली प्री इंक्यूबेशन से, क्योंकि जब हमने अप्लाई किया था हम बहुत अर्ली स्टेज पे थे इनिशियली, और बहुत जगहों से रिजेक्शन मिल चुका था, तो एक तरह से हमारे लिए वो ब्रेकडाउन भी था कि यार हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, पता नहीं क्यों लोगों को वो चीज़ सही लग नहीं रही। तो IIM बेंगलोर के बाद, एक्सेप्टेंस के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार हम भी कुछ कर सकते हैं। फिर हमने वहाँ से ये सीखा कि आगे कैसे अप्रोच करना है, लोगों को कैसे अप्रोच करना है, क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है, और उसके बेसिस पे अपनी प्रोडक्ट को कैसे डे टू डे डिफाइन करते जाना है। बहुत सारे उन्होंने मेंटर से कनेक्ट करवाया इस डोमेन में, जो बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने हमें हेल्प की कि स्टेप बाय स्टेप क्या तुम्हें लेना है। लाइक जैसे हमारी पहली मॉडल थी कि ब्लू कॉलर, ग्रे कॉलर, हमारे पास जितनी जॉब्स आ रही थी अलग अलग, सब हम लेते जा रहे थे। हमें लग रहा था बढ़िया यार स्केल हो रहा है, सही है, बहुत सारी जॉब्स आ रहे हैं हमारे पास, बट जॉब्स आना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हो, लोगों को जॉब दिलाना। आपके पास जॉब सारे, आपके पास लोग ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा हो। सही बात है। सो वहाँ से हमने सीखा कि हमें यूनिडायरेक्शन अप्रोच रखना चाहिए किसी चीज़ में। पहले एक सेक्टर में जाओ, वहाँ पे अपनी मार्केट एग्जिस्टेंस शो करो, देन पीवट टू अदर डोमेन्स या फिर स्प्रेड आउट टू अदर डोमेन्स। सो ये चीज़ हमने वहाँ पे सीखा, यूनिडायरेक्शन, जो कि अब हम अप्लाई कर रहे हैं। वी आर डेडिकेटेडली फोकस ऑन BPO सेक्टर, देन वी मूव ऑन टू अदर सेक्टर ऑल्सो। तो जब सबसे पहले आपने जो सबसे पहली जॉब को, जो जॉब प्रोवाइडर थे आपकी, जो सबसे पहले ऑन बोर्ड किया होगा जिसको, तो मतलब मैं नाम नहीं लूँगा या आपसे मैं नाम पूछूंगा भी नहीं, XYZ जो भी हो, तो उसको आप जब ऑन बोर्ड कर रहे हो, उस पहले तक की जो कड़ी थी और उस पहले तक की जो मेहनत थी वो कैसी थी और कहाँ कैसे पहुँचे वहाँ तक? बहुत इंटरेस्टिंग थी। जो हमारी पहली जॉब पोस्ट आई वो मेरे जो को फाउंडर हैं, जो CTO है, उनके बर्थडे पे आई। सो एक वो हमारे लिए वो मेमोरेबल डे भी रहा। ऐसा था कि उससे पहले जब हमने लॉन्च किया उसके अराउंड 20 दिन हो गए थे, हमारे पास 0 जॉब पोस्ट थी, एंड हमें लगा यार क्या कर दिया हमने, कोई आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि तब हमें ये भी पता था कि कॉम्पिटिटर्स भी हैं हमारे। हमें लग रहा था यार हमने इतनी लोगों से बात की, नीड है, बट क्यों नहीं कोई आ रहा। हमने इवन पैम्पलेट्स भी बांटा है मेट्रो स्टेशन के बाहर। मैंने, मेरे जो बाकी 2 को फाउंडर हैं, हम तीनों ने पैम्पलेट्स बांटा है 2 महीने अलग अलग मेट्रो स्टेशन पे लोगों को कनेक्ट करने के लिए। तो हम कोल्ड ईमेल्स करते थे, फेसबुक ग्रुप्स पे मतलब रीच आउट करते थे,
तो वहीं से बहुत बहुत लोगों को रीच आउट किया। अब जो जेन्युइन है वो आपके पास आएगा, क्योंकि जो फेक है वो नहीं आएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि 95% फेक होते हैं, नहीं आ रहा था हमें कॉल। एक दिन ऐसे ही कॉल आया जब हमने पैम्पलेट जो प्रिंट कराई थी, तो रोहिणी मार्केट है दिल्ली में, रोहिणी सेक्टर, तो उसके मार्केट में हमने शॉप टू शॉप पैम्पलेट्स दिया कि सर आपकी बिजनेस है, जो शॉप ओनर्स हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स हैं या बिजनेस ओनर्स हैं, सर आपकी बिजनेस है, आपको लोग की नीड होगी, ये वो चीज़। हमने करीब 50-100 दुकानों में पैम्पलेट्स दिया। तो वहाँ से एक की कॉल आई, पहली जॉब पोस्ट हमारी, कि मेरा ऐसे ऐसे फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, मुझे 10 से 15 डिलीवरी बॉयज़ चाहिए, ऐसा ऐसा लोकेशन, ये है जॉब है, ये पैसे, ये वो सारी चीज़। सो वो मेरे को फाउंडर के बर्थडे पे आई एंड वो हमारा पहला जॉब पोस्ट था। हमने उसे फिर फुलफ़िल किया जितनी जल्दी हो सके। सो वो हमारा, मतलब यूँ कहूँगा, इनिशियल बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वहाँ से हमें लगा कि नहीं, हम कर सकते हैं। एक से शुरुआत हुई, 1 से 10, 10 से 100। जो वो पहला थ्रेशोल्ड होता है, पहले फर्स्ट कस्टमर या 10 कस्टमर, वो इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आप बिल्ड कर लेते हो। मतलब शुरुआत की कड़ी आप अगर पकड़ते गए ना, तो फिर वो आगे 10 के बाद या 15 के बाद आपको इजीली हो जाता है। एग्जैक्टली, मेन वही होती है कि उस समय तक आपको अपनी नेवर गिव अप अप्रोच रखनी पड़ेगी, एटीट्यूड रखनी पड़ेगी। ये सोच के करोगे कि कुछ हो नहीं रहा, कोई आउटपुट नहीं आ रहा, बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर कोई और भी तुम स्टार्टअप या और कोई प्रोडक्ट नहीं बिल्ड कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पे पेशेंस चाहिए एंड लगे रहो वाली जो चीज़ होती है, डेडिकेशन, परसेवरेंस, वो होनी। अभी कितने लगभग आपके पास जॉब पोस्ट और कितने क्लाइंट्स हैं इस चीज़ पे? अराउंड 50 के जॉब पोस्ट हैं। हम चाहे तो उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अभी हम टेक पे, अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा उसे होल्ड करके रखा है। तो अराउंड 50 है। जब हमने लास्ट मंथ जो बंद किया हमने अपनी हायरिंग ड्यू टू टेक्निकल डेवलपमेंट, तो 50+ थी एंड डेली बेसिस पे 50+ जॉब अप्लाई भी लोग करते हैं। अच्छा, हायरर से सुनने में ये आता है कि हायरिंग और मतलब काफ़ी नेटवर्क्स, काफ़ी कनेक्शंस और काफ़ी लोग, ठीक है, तो हायरर्स की यूनिक जो हायरिंग प्रोसेस है वो क्या है? और जो क्लाइंट्स को आप हायरिंग करते हो उनकी क्या प्रोसेस है? इंटर्न्स को हायर करते हो उनकी क्या प्रोसेस है? और जॉब सीकर्स, उनकी क्या प्रोसेस है? बहुत सिंपल है यार, हम पुराने मेथड्स पे नहीं जाते जो अभी चल रही हो। जो रिक्वायरमेंट्स हमें रहती है इंटर्न्स को, अगर हमने ज़्यादातर इंटर्न्स को हायर किया अपनी टीम में, तो हमें जिस स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिस सेक्टर में रिक्वायरमेंट होती है, लाइक सेल्स और मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए हमें चाहिए, तो जस्ट हम कुछ नहीं, बैकग्राउंड नहीं चेक करते, जस्ट उनकी स्किल्स देखते हैं, उनका वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है वो देखते हैं। अगर वो मैच करती है देन वी ऑप्ट फॉर देम। नहीं तो बहुत लोग होते हैं ऐसा कि अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें वो भर के रखते हैं अपने रिज्यूमे में। वो यूजुअली फेक भी होती है। होता है बहुत सारे सर्टिफिकेशंस भी आजकल ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाते हैं, बट आप वो ले लेते हो, आपके पास ना नॉलेज है ना रियल एक्सपीरियंस है उस सेक्टर में। तो वो सारी चीज़ें भी हमें अब जाके तो पता चली गई, क्योंकि हमने खुद इतनी सारी प्रोफाइल्स देखी हैं। एंड एचआर सेक्टर में भी मैं ये कहूँगा कि जो एचआर्स होते हैं, लोग सोचते हैं जनरली कि यार हम भर दे रेज्यूमे एंड दे डोंट नो कि क्या चल रहा है, बट उनके पास डेली पे 100-200 रेज्यूमे चेक करना होता है। उन्हें पूरा आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ सच लिखी है, कौन सी चीज़ बेकार लिखी हुई है, इसमें कौन सी फेक है, कौन सी जेन्युइन है, वो उन्हें आइडिया होता है। तो वो चीज़ हमें भी आइडिया है, तो हम सीधे स्किल्स पे जाते हैं लोगों की जो रिक्वायरमेंट है। स्किल्स अच्छी है, नो मैटर तुम्हारी एकेडमिक्स करिकुलर कैसी रहे, सीजी कैसी रही या परसेंटेज क्या थे, वो नो मैटर, स्किल्स है तुम हायर हमारे ओर से। और जो क्लाइंट्स वाले जो हायरिंग होती है और क्लाइंट्स आप इंटरेक्ट करते हो वो कैसे रहती है? और हाँ, जो कंपनीज जो जॉब अप्लाई करवाती है, क्लाइंट हायरिंग में ऐसा है कि हम उन्हें अप्रोच करते हैं, हम अपने मॉडल बताते हैं, बिजनेस मॉडल। जो हमारे साथ जुड़ी हुई अभी बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं जो हमारे साथ ऑनबोर्ड हैं, जो हमें जॉब प्रोवाइड कराती है अलग अलग डोमेन में। उनको बैकग्राउंड चेक इन द सेंस कि जेन्युइन होनी चाहिए। जैसा कि पहले भी बताया कि इस सेक्टर में फ्रॉड और स्कैम्स वाली चीज़ बहुत है। हम पहले वो चीज़, ऑथेंटिसिटी उनकी चेक करते हैं, उनकी कंपनी की प्रोफाइल, वर्क ईमेल, ये सब उनकी जो भी डॉक्यूमेंटेशंस है, तो वो सब चीज़ वेरीफाई करते हैं। उनकी हायरिंग्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी कंटिन्यू बेसिस पे है। ये चीज़ें हो गई क्लाइंट के साइड से। अब अगर जॉब सीकर्स की बात करें तो वो उनकी भी रिज्यूमे बिल्डिंग होती है, उनके पास अपनी खुद की रिज्यूमे भी होती है। जब हमने स्टार्ट किया था, हम मैनुअली सारे रिज्यूमे चेक करते थे डेली बेसिस पे। अराउंड 100 जितने भी जॉब सीकर्स अप्लाई किए, पहले हम रिज्यूमे चेक करते थे, देन उसे एक राउंड फिल्टर करके क्लाइंट्स को भेजते थे। तो वो चीज़ हम मैनुअली करते थे। तो उसमें भी बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ें लोग लिखते थे, वो हमें भी, हम ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, फिर भी हमें आइडिया लग जाती थी। तो यही कहते थे उन्हें कि
फ्रेशर कैंडिडेट को तो ज़्यादा चीज़ें अपने रिज्यूमे में ऐड नहीं करनी चाहिए। जो तुमने की जो रियलिटी है उसी जो को रहना रियलिटी है चाहिए। बस उस पर स्टिक रहो, उस पर कॉन्फिडेंट रहो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब सही बात है कि अगर आप ज़्यादा फेक भी दोगे तो फिर आगे जाके कहीं ना कहीं पकड़े कहीं जाओगे आप पकड़े जाओ। और ब्लैक लिस्ट हो जाओगे फिर आप उस कंपनी से भी और फिर अलग अगल Yes, अगल बगल आपका इम्प्रेशन, पहला इम्प्रेशन ही खराब हो जाएगा। और एचआरस वाली चीज़ ये ऐसी है कि बहुत सारे दूसरे कंपनी के भी क्लाइंट्स एक दूसरे को जानते हैं, आपकी प्रोफाइल कहीं और भी जाएगी, सो वहाँ पे भी आपकी इम्पैक्ट खराब होगी। ऐसा एक पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस बताता हूँ जो हुआ है हमारे एक कैंडिडेट के साथ। तो हमारे एक क्लाइंट हैं इसी बीपीओ सेक्टर में, बहुत पुराने क्लाइंट है, तो उनकी फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट थी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए। तो एक कैंडिडेट हमारे प्लेटफॉर्म पे अप्लाई किया जॉब, ठीक है, एंड वो रिज्यूमे उनको 1 महीने पहले उस कैंडिडेट की उनके पास थी और उन्हें वो याद थी। स्ट्रेंज बात ये है कि उन्हें वो याद भी थी, वो डेली उतने रिज्यूमेस देख रहे हैं बट उन्हें हर कैंडिडेट की याद रहती कि इसमें कुछ लूप होल्स, अगर इस कैंडिडेट में कुछ है या किसकी वजह से रिजेक्ट किया गया था, किसकी वजह से एक्सेप्ट किया गया था, उन्हें सब पता होता है एचआरस को इस सेक्टर में। तो एक कैंडिडेट वैसे ही कैंडिडेट मतलब अप्लाई किया हमारे प्लेटफॉर्म पे, पुराना कैंडिडेट उनके नोन में। उसने जैसे ही अप्लाई किया उनकी सबसे पहले कॉल आ गई, सर आपके पोर्टल पे इस कैंडिडेट की अप्लाई मतलब रिक्वेस्ट आई है, हमने उसका रिज्यूमे देखा, ये सर ब्लैक लिस्ट है दूसरे कंपनी में। तो मैं कहा ये सर ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी रिज्यूमे फिर हमने भी चेक की। सो वो फ्रेशर कैंडिडेट एज ए रिज्यूमे अप्लाई किया था क्योंकि वो प्रोफाइल फ्रेशर्स के लिए थी, ओनली फॉर फ्रेशर्स थी, स्ट्रिक्टली हमें वो चीज़ आई विथ इंस्ट्रक्शंस उनके साइड। तो फिर मैंने कॉल किया उसे, उसने बोला नहीं सर मेरी जॉब मैंने नहीं किया, मैं फ्रेशर हूँ ये वो। फिर क्लाइंट ने 1 महीने पहले की उसकी कॉल रिकॉर्डिंग हमें सेंड की कि आप सर ये देख लो यही है ये चीज़, इसकी रिज्यूमे, उसकी एक्सपीरियंस रिज्यूमे दिखाई कि ये इसने कहाँ कहाँ काम कर रखा है। वहाँ से भी हमने कॉल किया उस कंपनी में, पास्ट कंपनी जिसमें उसने काम किया था, तो वहाँ से भी हमें पता चला कि यस वो अभी दूसरे प्रोफाइल के लिए फेक रिज्यूमे बना के अप्लाई कर रहा है और ही इज़ ब्लैक लिस्टेड। बिकॉज ऐसा नहीं कि रिज्यूमे या फिर अलग कंपनी में अप्लाई कर रहा है इसलिए ब्लैक लिस्टेड था, उसका वहाँ पे बिहेवियर भी जो भी चीज़ होगी इंटीरियर वो उसके वजह से उसे निकाला गया। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि हमारे क्लाइंट को फिल्टर्ड होकर कैंडिडेट्स जाए जो कि और अदर कॉम्पिटिटर्स जो है हमारे, तो वहाँ पे ये थोड़ा एक है गैप है जिसको हम चाहते हैं कि अपने साथ मेंटेन करके हायरर्स में रखें। ये तो मतलब ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, अभी आप फिलहाल मैनुअली कर ले मैनुअली अभी तक कर रहे थे, अब देन एआई के थ्रू हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओह, तो मतलब 100 रेज्यूमे देखना प्रतिदिन और पूरे महीने इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एचआर सेक्टर में काम करना, मेरे को उम्मीद है कि काफ़ी सारी ऐसी चलो बहुत सारी अटपटी सी स्टोरी भी आई होगी और काफ़ी लोगों से आप जब मिलने के टाइम या तो कुछ ऐसी स्टोरी हैपन हुई होगी जो आपको काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस और इम्पैक्टफुल लगे। तो कोई स्टोरी हो तो बताओ। इम्पैक्टफुल स्टोरी इस सेक्टर में बहुत है यार, क्योंकि लोगों की नीड होती है, पहला ही नीड होती है जॉब, उससे आप बाकी अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो। तो ये कि एक इनिशियल जब हमने स्टार्ट किया था तो एक जॉब सीकर्स थे जिन्होंने फायर सेफ्टी वाली कोर्स कर रखी थी दिल्ली से, फायर सेफ्टी वाली हाँ, और उन्हें उस डोमेन में जॉब नहीं मिल रही थी। तो वो डायरेक्टली हमसे अप्रोच किए कि आप हायरिंग कर रहे हो सर, मेरे पास ऐसे ऐसी वर्क एक्सपीरियंस है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपके पास जो जॉब्स है वो दे। ऐसे लोग रिक्वेस्ट करते जो भी जॉब हो। मैंने उनसे जब रिज्यूमे मांगा तो वो चीज़ वहाँ पे मैंने देखी, उनसे बातें की। मैं कहा सर आप ये आपकी इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है, आपने ट्रेनिंग भी ली हुई है फायर सेफ्टी में, आप उस डोमेन में क्यों नहीं जॉब खोज रहे हो? सर मिलती नहीं है सर, सीधी पहली यही रिप्लाई आती, सर मिलती नहीं है। फिर हमने कहा कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि हमारे पास जो जॉब्स है मैंने वो सीधे उसे उस वक्त नहीं बताया उन्हें, कि मैं नहीं चाहता था कि उनकी स्किल मिसमैच होके वो गलत प्रोफाइल में चले जाए। अभी मैं मानता हूँ नीड है, बट मुझे भी ये था भरोसा कि मैं 2 से 3 दिन में उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट वाली जॉब दे दूँगा, जिस तरह से हमारी नेटवर्किंग थी। एंड यही हुआ, मैंने उनसे थोड़ी टाइम मांगी। एंड जैसे जब आप स्टार्टिंग में ये चीज़ बोला ना कि आप थोड़ा टाइम दो, सो एक ट्रस्ट थोड़ा बिल्ड हो गया उनके साथ। एंड उनका सेकंड रिप्लाई ये था कि सर आपको जो जितने पैसे लेने हो आप ले लेना, मेरी तरफ से मेरी नौकरी लगा दो। ये चीज़ मुझे सुन के ऐसे लगी यार कि लोगों को कितनी नीड है, और उनके साथ पहले भी स्कैम्स हो चुके हैं। उसने ओपनली हमें कहा कि सर हमारे साथ ऐसे ऐसे बहुत लोगों ने किया है, 500-1000 रुपये लेके नौकरी की बात की है और उसके बाद वो कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। बट फिर भी अगर उस तरह का आदमी आपको बोल रहा है कि आप मेरी नौकरी लगा दो, जितने पैसे चाहिए आप ले लेना,
तो वो कहीं ना कहीं आपको हिट करती है कि उनके लिए कितनी नीड है ये चीज़, और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा कि वो दूसरी जगह भी आप ट्राई कर रहे हैं। उन्हें क्या पता कि मैं कितना जेन्युइन हूँ। उस वक्त मैं भी उनसे पैसे मांग के मैं भी शायद फ्रॉड कर सकता था, मेरी जगह कोई और होता तो ये चीज़ मुझे लगी यार इन्हें कितनी नीड है यार, इनके लिए तो डेफिनेटली प्रोडक्ट बनाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। मैंने अपने नेटवर्किंग में उस वक्त जितने थे कहीं ना कहीं से कॉन्टैक्ट निकाल के उन्हें जॉब दिलाई, जेन्युइन जॉब। एंड जब उन्हें मिल गई वो चीज़, क्योंकि उनकी स्किल्स थी, उन्हें वो मिलनी, तो वो अभी ये दिल्ली के ही फायर हाउस किसी सेक्टर में है एंड अच्छे पोजीशन पे है। तो उनका कॉल यही आया था, सर थैंक यू सो मच, मतलब मैं अपनी पहली सैलरी आपको देना चाहता हूँ, मना मत करना। मैंने कहा नहीं सर, हमारा ऐसा है ही नहीं फंडामेंटल्स की हम जॉब सीकर से चार्ज करें, हम बस खुश हैं आपको आपके लाइक जॉब मिल गई, बस आप अपने कॉन्टैक्ट्स में बताओ जिन्हें नीड हो। तो ऐसे ही बढ़ता है इस सेक्टर में। सही बात है, मतलब वो उसका एक हार्ट टचिंग मोमेंट हो गया उसके लिए, और सबके लिए होता है, जॉब मिलनी एक हार्ट टचिंग होती है बिना किसी स्कैम फ्रॉड के। सही बात है। ये आजकल मार्केट में जितने भी स्कैम्स चल रहे हैं उससे तो आपको बच के रहना ही पड़ेगा, अगर कुछ मतलब वाकई में मतलब एक लास्ट फाइनल पोजीशन तक पहुंचना है। तो इन सब स्कैम से बचने के लिए कुछ आप अपनी ऑडियंस को कुछ बताना चाहोगे? ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, एक अच्छा इंस्ट्रक्शन दे दो आप, मतलब यस कि जनरली जो हम जिस सेक्टर में हैंडल कर रहे हैं तो वहाँ पे लोग जनरली मोस्टली अभी भी फेसबुक यूज़ करते हैं, ठीक है। फेसबुक ग्रुप्स बहुत सारे हैं जॉब्स के रिगार्डिंग। आप केवल जॉब्स इन दिल्ली लिखोगे आपके पास हज़ारों ग्रुप्स आ जाएंगे जहाँ पे मेंबर्स भी लाखों में ज्वाइंट है। ऐसा नहीं कि रिसेंट ग्रुप है 1000-2000 लोग वहाँ पे जुड़े, नहीं, लाखों में लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे। एंड जेन्युइन भी है उसमें लगेगा आपको, बट 90 to 95% फेक होते हैं। सो मैं लोग को यही एडवाइस करूँगा उन्हें कैसे कैच करना है वो चीज़ें, कि अगर कोई आदमी आपको जॉब दे रहा है या कोई प्लेटफॉर्म आपको जॉब दे रहा है, कोई भी एचआर या कोई क्लाइंट आपसे पैसे नहीं चार्ज करता इनिशियली, किसी पॉइंट पे, किसी डोमेन में, किसी सेक्टर में कोई चार्ज नहीं करता। चार्ज वही करते हैं लाइक जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, वो भी कब, जब आपकी सारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है ऑन पेपर कि आप ज्वाइन हो, ऑफर लेटर आपके पास है। उसके बाद कोई कोई कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि मैंने हायर किया इसको, अगर ये 1 महीने में छोड़ गया तो वो कंपनी की लॉस है ना, 1 महीने में वो जॉब से निकल गया तो इसलिए कोई कोई कंपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए 1 महीने की आपकी कुछ अमाउंट या सैलरी में से डिडक्ट करती है। बट ऐसा नहीं होता ऑन द स्पॉट कि आप पहले पैसे दो फिर अप्लाई करो या फिर बाकी प्रोसेस करो। अगर ऐसा कहीं पे भी रिक्वेस्ट आ रहा है किसी को, डेफिनेटली वो फेक है। 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, वो फेक रहती है। तो जो भी है सारी डॉक्यूमेंटेशन के बाद अगर कोई चीज़, कोई चार्जेस हैं, वो आपको ऑन पेपर मिल रही है, लिखी हुई है, आप गो वहाँ पे आप जाओ। लेकिन अगर कोई वर्बली ये चीज़ है, डेफिनेटली नहीं जाना। मतलब जो लिखित चीज़ है वो बेसिकली वो सही है, और जो मतलब बिग बिग अनाउंसमेंट्स रहती हैं और जो पोस्टर्स वायरल रहते हैं उन सब चीज़ों पे नहीं भरोसा करना चाहिए। एग्जैक्टली सही बात। तो काफ़ी अच्छा लगा तनिष्क जी आपसे बात करके, और काफ़ी ऐसी बातें की आपने कि जो सोशली बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है और जिस चीज़ों से लोगों को बच के रहना चाहिए। और साइबर क्राइम आजकल तो हर जगह पर, इस फील्ड में भी इतनी ज़्यादा है, ये तो आपके द्वारा मतलब पता चला। अच्छा है, और ऐसे ही हम पॉडकास्ट आपके साथ करते रहेंगे, और जब हायरस और बड़ी हो जाएगी, IIM बैंगलोर से भी और बढ़िया जगह इंक्यूबेटेड हो जाएगी, तो फिर वापस से हायरस के साथ एक अच्छी पॉडकास्ट करते हैं। डेफिनेटली यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड जो आप लोग भी कर रहे हो, नो योर कॉलेज, बहुत नीड है, क्योंकि 12th के बाद, जेई देने के बाद या फिर किसी भी फील्ड में स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं रहती कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। तो उन्हें एक्सपीरियंस ऐसा देना, ऐसे लोगों से कनेक्ट करवाना, डायरेक्ट कनेक्ट, मेंटरशिप, गाइडेंस, बहुत नीड है और बहुत बढ़िया कर रहे हो।